ऑलराइट, तो पिछले बारी मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे, जो आपको समझाए थे, और मैंने कहा था कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर जो है आपका, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका पुराना डीयू का ही क्वेश्चन पेपर है। मैं बताती हूँ, ये आप खुद ही देखोगे, ये है आपका मेरे नवंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन आपको आया था, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे, वो इस तरीके से आएंगे, जैसे रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैसेज आप पढ़ लेंगे, पैसेज आपका अनसीन रहेगा, पैसेज आपको नहीं पता कि मतलब आपने ऑब्वियसली पढ़ा नहीं होगा। और उसके बाद जो क्वेश्चंस फॉलो करेंगे, जैसे कि फाइंड एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन दिस पैसेज। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है आपको याद होना चाहिए। फाइंड एग्जांपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय द पिच ऑफ द वॉइस इन दिस स्पीच। तो आपको याद होगा कि पिछले से पिछले क्लास में मैंने आपको ये पिच समझाया था कि पिच क्या होती है, वर्ड स्ट्रेस क्या होता है ना। इस तरीके की चीजें, क्या बोलते हैं उसको, जो साउंड्स आपकी जो होती हैं, सिलेबल्स वो कितने होते हैं, सिलेबल में कैसे स्ट्रेस होता है, इस सब को आपको एक्चुअली पैसेज में से ढूंढना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, वेयर डू वी फाइंड फीडबैक टू द स्पीच इन द पैसेज, व्हाट इज द फीडबैक। तो फीडबैक हमको कहाँ मिल रहा है स्पीच में, और क्या फीडबैक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ डिस्कस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है, पर इन केस मेरा सिलेबस आपके साथ जल्दी कंप्लीट हो गया तो लास्ट की एक दो क्लासेस में आपके साथ क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए जो ये पैसेजेस हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी कि किस तरीके से आपको ढूंढना है, आंसर कैसे लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, किस तरीके से लिखना है, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। एनीवे, फीडबैक मैंने आपको समझाया ही था कि सिर्फ फीडबैक नहीं पता होना इंपॉर्टेंट है कि क्या है, कहां पर आपको मिल रहा है, और क्या है वो फीडबैक, पैसेज में से ढूंढ कर बताइए। लिसनिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज स्पीकिंग, राइट। इस पे अभी हम आए नहीं है, लिसनिंग का क्या रोल होता है। लिस्ट एग्जांपल्स फ्रॉम द अबव पैसेज टू शो दैट द चिल्ड्रन आर अलर्ट लिसनर्स। फिर मैंने कल आपको कहा था ग्रेप वाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी सॉरी परसों कहा था, परसों हमारी लास्ट क्लास हुई थी, मैंने कहा था कि ग्रेप वाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ग्रेप वाइन अक्सर आ जाता है क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में। तो ग्रेप वाइन आप देख सकते हो, ये ग्रेप वाइन हर एक बार छोड़ के दूसरे बारी हमेशा ग्रेप वाइन जरूर आ जाता है। तो कभी भी आ सकता है, कई बारी बार बार भी आ जाता है, लगातार भी पेपरों में आ जाता है, किसी साल नहीं भी आया या किसी टर्म नहीं भी आया, सेमेस्टर में नहीं आया, अगले सेमेस्टर में जरूर आ जाता है। तो ग्रेप वाइन क्या है, उसके एग्जाम्पल्स ढूंढकर बताओ, एडवांटेजेस क्या है ग्रेप वाइन की, और एग्जाम्पल्स ढूंढ के बताओ। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपको डिफाइन ग्रेप वाइन लिख कर बोले और एग्जाम्पल्स, वो आपको ये कह सकते हैं कि एडवांटेजेस क्या हो सकती है ग्रेप वाइन की, पैसेज में से ढूंढ कर बताओ, मतलब पैसेजेस में से बताओ एग्जाम्पल देके कि क्या कैसे कैसे एडवांटेज है, तो आपको वो पता होना पड़ेगा। ग्रेपवाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आपको याद है, ये परसों ही पढ़ाया था मैंने आपको, बड़ा लंबा सा पैसेज था कि जो गॉसिप होती है, जो या जो रूमर्स होते हैं, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता है, उसके भी कई एडवांटेजेस हो सकते हैं, कई डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। जैसे एक था कि वो बड़ा स्पीडी होता है, डिसएडवांटेज में ये था कि वो किसी की रेपुटेशन को हार्म कर सकता है। तो ग्रेपवाइन बार बार आता है, और ग्रेपवाइन बेचारे बच्चे होते हैं, हर बार आंसर नहीं कर पाते। सोशल स्पेस क्या होता है, ये सोशल स्पेस वही है जो एक आपका आउटर पब्लिक स्पेस होता है, फिर आपका फ्रेंड्स का स्पेस होता है, फिर आपका फाइनली अंदर अंदर करके एक इंटीमेट स्पेस होता है। वो सारे जो सर्कल्स हैं, वो डायग्राम भी अगर आप बना दें एक्सप्लेन करते हुए, जैसे उनका डिफाइन सोशल स्पेस, तो आप लिख रहे हैं उसके साथ साथ ऐसे वो 3 सर्कल्स बना के उसमें आप मार्क कर दें कि ये बाहर का स्पेस है, ये पब्लिक स्पेस है, अंदर का इंटीमेट स्पेस है, बीच का ये आपका सोशल स्पेस, जो भी फ्रेंड्स का स्पेस है, या तो उससे आपका प्राइवेट स्पेस है। तो उससे टीचर को पता चल जाता है आपका आंसर पढ़े बिना कि आपको ये चीज आती है, राइट। तो आपका भी काम इजी हो जाता है, टीचर का भी, जो आपको ना भी मार्क्स देना चाहे वो भी मार्क्स दे देगा, ठीक है। लोकेट रेलेवेंट एग्जांपल्स इन द पैसेज। तो आपको यही नहीं कि सोशल स्पेस आपने बता दिया कि क्या है, कहीं से रट्टा मार के, आपको उसको ढूंढना भी पड़ेगा उसमें से।
आगे ये सेमांटिक नॉइज, हम आगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन में क्या चीजें बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो सेमांटिक नॉइज जो है उसमें इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी अभी हमने पढ़ा नहीं है। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होते हैं, उनको पैसेज में से ढूंढिए, बताइए, या एडवांटेज बताइए, या ये सब। तो मैंने बस ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि ये दो तीन चार चीजें हम कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, और आपको ध्यान रहे कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में हर बार या हर दूसरी बार आ ही जाते हैं, तो गलती से भी आप इनको मिस नहीं करिएगा। ठीक है, आज हम आपका चैप्टर, ये देखो लिसनिंग एंड हियरिंग, इस पर आ रहे हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा था ना कि लिसनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उस पे आते हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। अच्छा, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, इसी में आपका 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी आएगा। अच्छा, आपका SOL का कुछ मटेरियल भी आपको अवेलेबल है ऑनलाइन PDF के फॉर्म में। अगर आप SOL की वेबसाइट में जाएंगे तो जितना आपका सिलेबस रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो सारा आपको प्रोवाइडेड है। ये जहां से जो मैंने ये नोट्स या ये जो बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, जहाँ कुछ टॉपिक्स जो मिस हो जाते हैं वो फाइनली मैं एंड में कवर करूंगी। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मैंने स्किप कर दिया, या आप चाहते हैं कि कम पढ़ाया है, या मैम ठीक से एक्सप्लेन नहीं हुआ, या समझ नहीं आया, तो आप मुझे बेशक बता सकते हैं कि ये टॉपिक मैडम फिर से पढ़ा दीजिए, या ये टॉपिक ढंग से समझ नहीं आया है, या ये टॉपिक मिस हो गया है। तो आप भी ध्यान रखें, मैं भी ऑब्वियसली आई विल टेक केयर दैट एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, but you also have to be alert, and in case you have problems or doubts, clarify themselves there and then. Okay, later on whatever is left out, you can point that out to me and I will explain everything accordingly. ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एनहांसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन फ्रीली फ्लो हो, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, आप भी क्लास में उतना ही ज्यादा पार्टिसिपेट करें, तो एक फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, उससे इफेक्टिवनेस जो होती है मैसेज की वो ज्यादा बढ़ जाती है, एनहांस हो जाती है। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन अचीविंग ऑल इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स। कम्युनिकेशन किसी भी चीज के लिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका घर की बात हो, चाहे ऑफिस की बात हो, कुछ भी हो, हर एक चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना वो इफेक्टिव होगा उतना आपका ऑब्जेक्टिव जो है, जो आपका जो भी आपका मन में जो गोल है, वो उतने अच्छे से आप अचीव कर पाएंगे। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एकेडमिक्स, प्रोफेशन, बिजनेस रिलेशंस. It helps students to communicate with teachers, other students, interviews, presentations, so on. ठीक है, अब इफेक्टिव हम कम्युनिकेशन तो सभी करते हैं, पर उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम द कम्युनिकेशन दैट वी डू इज नॉट इफेक्टिव। सो हाउ डू वी communicate effectively is the question in hand. तो मिसकम्युनिकेशन जो है, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन क्या है वो आपसे पूछ सकते हैं। मिसकम्युनिकेशन इज द स्टेट, वो स्थिति है, वो स्टेट है when the receiver fails to understand the intended meaning of the message. मिसकम्युनिकेशन वो स्थिति है जहाँ पे जो रिसीवर है, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, वो उसका मीनिंग समझ नहीं पाए। जिस तरीके, कैसा मीनिंग, इंटेंडेड मीनिंग, जो स्पीकर चाहता था कि उसका मैसेज का मीनिंग हो, वो नहीं समझ पाए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिसकम्युनिकेशन का है, जब आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे होते हो, मान लो लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है, या आपकी कोई फ्रेंड है, वो बहुत आपसे गुस्सा है, परेशान है, या कुछ आपने ऐसा कर दिया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ लिखना चाहते हैं, मतलब हम सॉरी कहना चाहते हैं, और आपने सॉरी कह के आगे फुल स्टॉप लगा दिया, आपने उसको लिखा सॉरी फुल स्टॉप और भेज दिया। ठीक है, तो उससे कई बार ऐसे भी कम्युनिकेट होता है कि अरे ये सॉरी कह रहा था, ऐसा अकड़ क्यों रहा है ना, जैसे कि मेरे ऊपर एहसान कर रहा होगा सॉरी कह के, ऐसा हो जाता है ना। दिस इज मिसकम्युनिकेशन। आप वो चाहते नहीं थे, पर शायद आपने वो वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया, या शायद आगे कई बार
आप कितने दुखी हैं या आपको कितना पछतावा है वो करने के लिए आप एक वो फेस सा बना देते हैं, ऐसे रोता धोता सा, इमोटिकॉन्स आपके बहुत हेल्प करते हैं कम्युनिकेट बेटर करने में, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में, जिससे मिसकम्युनिकेशन ना हो, राइट कि दूसरे इंसान को जो टोन है आपकी वो समझ में आए और मिसकम्युनिकेशन ना हो। तो मिसकम्युनिकेशन वो होता है जहां पर ऐसा बहुत बारी हो जाता है, इसलिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन को बेस्ट कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें आप अपने सारे हाव भाव भी प्रकट कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्चुअली बुरा लग रहा है, सामने वाले को समझ में आ जाएगा आपके हाव भाव से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आप एक्चुअली वो, अगर आप मैसेज में कुछ कम्युनिकेट करेंगे तो वो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। ये हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि यार मैसेज पे बात नहीं होती या मैसेज में लड़ाई सॉल्व नहीं होती, क्योंकि सब मिसकम्युनिकेट हो जाता है। चाहता बंदा कुछ और है कहना और कुछ और ही सामने वाले को समझ में आ जाता है। मिसकम्युनिकेशन से बचने के लिए द मिसअंडरस्टैंडिंग कैन अराइज एनीवेयर सच एज वर्क, in school, college या फिर playground, bus में, train में, at home. It is possible because of poor word selection or not recognizing the receiver. In fact, the success of communication depends on how the receiver interprets the message. ये बहुत important है कि communication कितना successfully हुआ है, वो सारा का सारा इस पे depend है कि receiver उसको, उस message को कैसे interpret करता है, कैसे उसको समझता है। But the situations or conditions can also make the communication difficult, complex and frustrating. एक situation मैंने आपको example के लिए देनी. Some of the causes of miscommunication are as under. कुछ कारण मिसकम्युनिकेशन के क्या हो सकते हैं, तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं मिसकम्युनिकेशन क्या है और उसके कारण क्या हो सकते हैं। पहला है आपका नॉइज। नॉइज मतलब कैसी नॉइज? द अनवांटेड इंटरफियरेंस दैट हैम्पर्स फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्स बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर इज नोन एज नॉइज। जो आपका फ्री कम्युनिकेशन को बाधा डाले, कोई ऐसा इंटरफियरेंस हो, जैसे कई बार फोन पे आप बात कर रहे हो, पीछे से कुछ गुड़ 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 आवाज आने लगती है, तो दैट इज नॉइज, राइट। ये इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। पहला तो है फिजिकल नॉइज, कि कोई कुछ आप कहना चाह रहे हैं पर कुछ ऐसा बज रहा है या कुछ आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है बाहर से, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कोई वेदर कंडीशंस खराब हैं, तो मैसेज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो कोई माइक में प्रॉब्लम है, इस तरीके से फिजिकल नॉइज आ जाती है। फिर आती है फिजियोलॉजिकल नॉइज। फिजियोलॉजिकल नॉइज इज क्रिएटेड बाय द बैरियर्स एसोसिएटेड विद द स्पीकर और द लिसनर। ये या तो स्पीकर से एसोसिएटेड होते हैं या लिसनर से। इट इंक्लूड्स द barriers related to the speaker's problem with articulation, mumbling, speed of speaking or speaking without pause. कई बार क्या होता है कि कोई लोग बहुत तेज बोलते हैं, कोई विदाउट पॉज आप बोल रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे कि सामने वाले को समझ आ रहा है कि नहीं, तो वो एक फिजियोलॉजिकल नॉइज का एग्जांपल है। स्पीड ऑफ स्पीकिंग, ये तो बोल दिया। स्पीकिंग विदाउट पॉज, स्पीड आपकी बहुत फास्ट है या बहुत स्लो है, आपकी जो स्पीकर की प्रॉब्लम है कि वो ढंग से बात को कह नहीं पा रहा है, ठीक है। कई बार आपके टीचर्स भी, हम लोग के साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार हम कोई बात को कहना चाह रहे हैं पर उसको ठीक से किन शब्दों में कहा जाए, किस तरीके से आपको बताया जाए तो वो समझ में आए। तो इसलिए टीचर जो होता है, इसीलिए आपकी जो बुक्स होती है वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि कई बार जिस तरीके से बात कही गई है वो समझ नहीं आती। तो जब आपके साथ लाइव टीचर इंटरेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, तो एक तरीके से समझ नहीं आए तो अक्सर टीचर बोलते हैं ना कि अच्छा नहीं समझ में आए तो वापस पूछना, हम फिर से समझा देंगे। तो एक बार नहीं समझ में आती तो ये नेचुरल प्रोसेस है। आप भी कल अपने छोटे भाई बहनों को कुछ समझाएंगे, उनको नहीं समझ में आएगा तो आप उसको किसी और शब्द में ढाल के, कुछ और एग्जाम्पल देके, किसी और तरीके से, और सबको सभी चीजें एक तरीके से नहीं समझ में आती हैं। जैसे बुक में कोई एग्जाम्पल दिया है, बुक में कुछ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, हो सकता है किसी बच्चे को तो एकदम समझ में आ जाए, उसको बिल्कुल वो सटीक लगे, बट कई बार ऐसे होता है कि दूसरे बंदे को नहीं समझ में आ रहा है या उसे डिफिकल्टी हो रही है, तो दूसरी तरीके से वो तुरंत उस समय ये कम्युनिकेट करता है टीचर को कि नहीं समझ में आया मैम, या सर समझ में नहीं आया, या इसको आप दूसरे तरीके से बता दीजिए, या इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो टीचर जो है वो बार बार अलग अलग तरीकों से कोशिश करता है कि आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, आपको समझ में आ जाए। तो जो
आर्टिकुलेशन है आपका, आपने थॉट को किस तरीके से फॉर्म किया है, अगर वो गलत तरीके से फॉर्म हुआ है और जो रिसीवर है उसको समझ में नहीं आए तो भी आपका वो एक तरीके की का मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। इट इज अ कॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन। और वो किस तरीके की नॉइज होगी, वो किस तरीके की बाधा होगी, फिजियोलॉजिकल। फिर आता है साइकोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल नॉइज कैसे हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द स्पीकर और द लिसनर। जैसे कि अगर कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड बहुत रो रहा है, आप कॉलेज गए, आपने देखा कि आपका जो दोस्त है या आप अपने ऑफिस गए, आपने देखा आपका कलीग है वो बहुत परेशान है, तो आप कहते हैं क्या हुआ बताओ, तो वो रोते रोते आपको कुछ बता रहे हैं और ऐसा टूटा फूटा कुछ बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है आपको, तो क्या है, पहले आप कहेंगे पहले चुप हो जाओ, पहले ठंडा पानी पी, दिमाग को शांत कर, फिर बता क्या हुआ। तो उसका साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा है, खराब है, कि वो अपने थॉट को ठीक से फॉर्म नहीं कर पा रहा, या उसको कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस, वो इमोशनली, कई बार आप गुस्से में भी होते हैं, इतना उत्तेजित होते हैं, तो आपको नहीं समझ में आता कि आप क्या बोले या किस तरीके से सुन रहे हैं। आपको खुद समझ में आ रहा होता है कि आप कुछ अटपटा सा बोल रहे हैं और जो कहना चाह रहे हैं वो आगे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे। तो साइकोलॉजिकल नॉइज में सबसे पहले आते हैं इमोशन, है ना। इमोशनल स्टेट ऑफ द स्पीकर और द लिसनर कैन क्रिएट साइकोलॉजिकल नॉइज। फीलिंग्स ऑफ, कैसी कैसी फीलिंग्स, सैडनेस, फियर, एंजाइटी, एंगर, jubilation, right? It can influence the reception and receptivity to the ideas of each other if the receiver is in a fit of anger or in a bad mood. अगर आप बिल्कुल गुस्से में तमतमा रहे हैं या किसी बैड मूड में हैं, he or she may not be able to derive the exact meaning of the communicate. तो क्या exact meaning है मैसेज का, वो आप नहीं समझ पाएंगे या कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। स्पीकर की साइड से भी हो सकता है और रिसीवर की साइड से भी हो सकता है। अगर रिसीवर भी बहुत गुस्से में है, कई बार वो बोलते हैं ना गुस्से में बात नहीं होती, पहले शांत हो जाओ, पहले अपना साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड ठीक कर लो। अगर आप गुस्से में, तो कई बार आप सुनना भी नहीं चाहते जो दूसरा आपको कहना चाह रहा है, आप उसको गलत लेते हैं, मिसकम्युनिकेट हो जाता है। Extreme emotions or depression can also affect the effectiveness of communication. कोई इंसान डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन का मतलब वो जैसे हम वैसा समझते हैं वैसा डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन का मतलब ये भी होता है कि कोई बुरी स्टेट से आप गुजर रहे हैं, if you're depressed, मतलब ऐसा, एक तो वो वैसा वाला डिप्रेशन होता है जो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है, राइट, जिसमें आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप एक तरीके से मेंटली बीमार हैं, राइट। ये डिप्रेशन इज लाइक कि अगर आपका बैड या बुरा फेज चल रहा है, लो फेज चल रहा है, कि दिन आज अच्छा नहीं है और आप डिप्रेस्ड हैं, दैट वे। फिर प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, कई बार क्या होता है, बात को पूरा सुनने से पहले ही हाँ हाँ हमें पता है, हमें आता है। हम अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा करते हैं ना, कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं, या बड़े भाई बहन भी, अगर आप में से कोई बड़े सिबलिंग्स होंगे, आपको आप रिलेट कर पाएंगे कि बच्चे जो होते हैं आपसे छोटे होते हैं, आपसे जूनियर होते हैं, वो पहले कहते हैं नहीं नहीं हाँ हमें पता है, हाँ हाँ क्या कहना चाह रहे हैं, पूरा आपने सुना नहीं, आपने प्री मेच्योर पहले ही उसको इवैल्यूएट कर लिया, आपने पहले ही उसको का आंकलन कर लिया कहने से पहले। उससे भी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। हो सकता है जो सामने वाला है वो बताना कुछ और चाहता है, या कुछ एक्स्ट्रा एडेड इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं पता, पर आप सुनना नहीं चाहते। थोड़ा बहुत आपने सुनिया, हमने कहा हाँ हाँ। टीचर के साथ भी होता है ना, अरे मैम आज बस वही पढ़ा रही थी, वो क्या बोलते हैं, ये अपना ग्रेपवाइन ही कहे जा रही थी, सारा दिन ग्रेपवाइन कर रही थी, हाँ समझ में आ गया क्या बोल रही थी, वो 5 मिनट का तो है, उसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप ऑलरेडी पहले से इवेल्युएट कर लेते हैं कि क्या आप सिचुएशन है, और आप गलत जज कर लेते हैं। तो उसकी वजह से जो आपका ओपिनियन पहले से ही फॉर्म्ड है, वो पूरा आपको रिसीव नहीं करने देती मैसेज। समटाइम्स द लिसनर फॉर्म्स हिज और हर ओपिनियन बिफोर रिसीविंग द कंप्लीट मैसेज। कंप्लीटली मैसेज आपको रिसीव हुआ इससे पहले ही आपने अपनी ओपिनियन फॉर्म कर लिया है। दिस जजमेंट, ये जो आप जजमेंट कर रहे हैं बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इज लाइकली टू बी रॉन्ग। ये जो आपका जजमेंट है, ऐसा बहुत चांस है कि वो गलत हो। Such premature evaluation prevents effective communication and acts as a psychological noise. फिर एक और example of psychological noise है inattention. अगर आप attention ही नहीं पे कर रहे हैं, वो भी आपके दिमाग में है, जैसे आपको कोई इंसान ही अच्छा नहीं लगता, आपका प्रिंसिपल आया या कोई टीचर आई और आपको वो टीचर ही नहीं अच्छी लगती है, तो हमें क्या बोलेगी ये मुझे पता है ना। तो आपने पहले से इन अटेंशन, आपने सोच लिया कि आप अटेंशन ही नहीं पे करेंगे, तो उससे मैसेज प्रॉपर्ली कन्वे नहीं होगा। It is essential for a listener to pay proper attention
to the message. If the listener is occupied with some work, unwilling or unable to listen, he or she may receive partial message. तो ऐसे में आप आधा मैसेज रिसीव करते हैं और आप जो उसका इंटेंडेड मीनिंग, जो स्पीकर चाहता है कि आप जो मीनिंग समझे, वो मीनिंग आप नहीं समझते, कई बार आप कुछ और समझ जाते हैं, तो आप रॉन्ग मीनिंग उसका डिराइव कर सकते हैं। दिस इनअटेंशन एक्ट्स एज साइकोलॉजिकल नॉइज। तो ये जो इनअटेंशन है ये भी एक साइकोलॉजिकल नॉइज की तरह एक्ट करता है। फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट। पहले तो एक तो यार इस सब्जेक्ट में तो इंटरेस्ट नहीं है, हिस्ट्री तो यार मुझसे होती ही नहीं है, मैं तो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप इंटरेस्टिंगली उसको सुन नहीं रहे हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट ही खत्म है या कम है, enthusiastically आप इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। ये भी एक साइकोलॉजिकल नॉइज है। पुअर रिटेंशन, या आपको ध्यान नहीं रहता है, आपका रिटेंशन की कैपेसिटी, कई लोगों की रिटेंशन की कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है कि मैम ने क्या क्या पढ़ाया पिछले वाले लेक्चर में। अभी मैं आपको कह रही थी ना, मैंने ग्रेपवाइन पढ़ाया था, कुछ लोगों को एक इंस्टेंट याद आ गया होगा कि ग्रेपवाइन क्या कहा था मैम ने। ग्रेपवाइन था आपका जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चलता है, जो रूमर्स चलती हैं, जो गॉसिप चलती है, वो सारा आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में आएगा। और ग्रेपवाइन इसलिए क्योंकि जैसे ग्रेप्स की वाइन्स होती हैं, ऐसे जो ग्रेप की बेल होती है, वो ऐसे उसके टेंड्रल्स होते हैं, वो इधर उधर कहीं पे भी निकलती रहती है, तो ऐसे ही ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर चलता है और उसके कई एडवांटेजेस भी होते हैं, उसके कई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मैं हमने कहा था कि अगर आपके बॉस से अच्छे रिलेशन हैं, तो अगर आपका प्रमोशन हो रहा है तो वो आपको जल्दी पता चल जाएगा, है ना, ये ग्रेपवाइन में आ जाएगा। तो कुछ लोगों की रिटेंशन कैपेसिटी बड़ी अच्छी, कुछ लोगों को याद ही नहीं होगा, यार कुछ कहा तो था मैम ने, ग्रेपवाइन ग्रेपवाइन से समझ नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बोला था। तो आप कितना, आपकी कितनी रिटेंशन की कैपेसिटी, अगर आपका रिटेंशन पुअर, और रिटेंशन पुअर अक्सर इसलिए होता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। Retention is extremely important during interaction. The speaker needs to memorize the facts to present before the listener. तो speaker जो है उसको भी memorize करने पे चाहिए कि आज मैंने क्या लेसन में पढ़ाना है, आज मैंने आपको ये वाले टेस्ट के ये वाले एग्जाम कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे आपको समझ में अच्छा इस तरीके से आंसर लिखना है, ऑल ऑफ दैट। उसी तरीके से रिसीवर जो है उसका भी रिटेंशन अच्छा होना चाहिए। बट इफ he or she forgets the matter, the message will be incomplete. This is also related to psychological noise. ये सब आपका psychological noise में आएगा। सिमेंटिक नॉइज, देखो सिमेंटिक नॉइज में अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा था ना, सिमेंटिक नॉइज पे क्वेश्चन आया था अभी, जो मैंने आपसे क्वेश्चन अभी इससे पहले पढ़ा था, नवंबर 2019 के पेपर में सिमेंटिक नॉइज पूछा गया था। सिमेंटिक्स का क्या होता है? सिमेंटिक्स एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो रिलेटेड है किससे? टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, और जो किसी भी चीज का मीनिंग निकालने से रिलेटेड जो साइंस होती है उसको हम, लैंग्वेज के जो साइंस होती है उसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं, कि इसका मीनिंग क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू वर्ड्स एंड वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना। कई बार आप अक्सर सेलिब्रिटीज को सुनते हैं कि आई वाज कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो कोई उनका कहा हुआ स्टेटमेंट कोई मीडिया पब्लिश कर देता है तो कहते हैं कि ये ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मैंने तो किसी और बारे में ये बात कही थी और इन्होंने किसी और चीज से जोड़ दिया, है ना। तो मीनिंग जो होते हैं किसी भी चीज के, वो डिफरेंट हो जाते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, है ना। अगर मैंने मान लीजिए घर में मैं किसी बच्चे को डांट रही हूँ और अपने बच्चों को डांट रही हूँ और उनको कह रही हूँ कि अरे कभी बच्चों को सुन भी लेना चाहिए और पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे नहीं हो सकता वैसे, अगर वही बात को कहीं बाहर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई कोट करे कि ये तो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, ये ऐसा कह रही थी, ये वैसा कह रही थी, तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है ना। वो वहां पर जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से मैं बच्चे को कुछ समझाने के लिए कोई बात कह रही थी, और अगर आप उसको पब्लिकली कुछ ऐसी बात कह दें तो वो गलत हो जाती है। तो जो सिमेंटिक्स है वो किसी मैसेज का या किसी वर्ड का, किसी फ्रेज का क्या मीनिंग निकलता है उसकी स्टडी होती है। Similarly, the pronunciation of a word also makes a difference. Different people pronounce the same word in different ways. Sometimes the listener derives another meaning of the word which creates confusion or misunderstanding. कई बारी words का pronunciation भी जो होता है वो different हो जाता है, जैसे कि एक ये जोक था कि कुछ टेस्ट को कई बार लोग, जैसे आप अगर बहुत
अच्छा आपका प्रोनाउंसिएशन ही है तो आप टेस्ट को टेस्ट बोल देंगे, टेस्ट को टेस्ट बोल देंगे, इस तरीके से। तो वो जो मीनिंग होता है वो दूसरा अगर समझ नहीं पाए तो वो गलत उसका मीनिंग निकाल लेता है। दिस इज नोन एज सेमेंटिक नॉइज। तो अगर भाषा ही आपकी क्लियर नहीं है, आपका प्रोनाउंसिएशन ही क्लियर नहीं है, तो उसका जो मीनिंग है वो नहीं समझ में आता है। तो ये किस तरीके की नॉइज हो जाती है? semantic noise. It creates when the sender and the receiver have different meanings of a message. जब आपका sender ने कुछ और meaning सोचा था और उसकी pronunciation की वजह से जो receiver है उसने different meaning समझ लिया है। Mainly it is caused by the sender, और ये mostly क्योंकि pronunciation में problem है इसलिए sender की का मतलब cause होता है उसका sender. It occurs when the sender uses technical language when which the receiver fails to understand. कई बार हम बहुत ऐसी technical language भी use कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई biology के student होंगे और वो कुछ biological terms use करने लगे, कोई computer science पढ़ रहे हो आप, कुछ computer का CD, ROM, RAM, आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, तो वो उस तरीके से semantic noise है। It occurs in the following. इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन किया तो दूसरा इंसान उसको शायद गलत समझ लेगा। जैसे कि कई बारी बी और वी में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कुछ लोग जो होता है वो वी को बी बोलते हैं, जैसे वृंदावन को वो वृंदावन बोलेंगे, जो कि एक्सेप्टेड है, हमको समझ में आ रहा है, बट कहीं कहीं अगर वो नहीं समझ में आए या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पुट हो जाए तो जो रिसीवर है, जो समझने वाला है, वो गलत समझ लेगा। फिर jargon क्या होती है? Sometimes technical personnel use these jargons if the listener belongs to the same field, जो आपकी technical language है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर वाले ये कुछ अपना कंप्यूटर की ये तो ऐसा है और ये तो कैश मेमोरी में था इसकी, और ये तो यू नो सम जो कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स हैं जो कि जनरल पब्लिक को नहीं पता, उस तरीके की भाषा यूज करें। तो जब तक कि आप अगर उसी फील्ड से हैं, है ना, if the listener belongs to the same field, she or he may have a different definition of the terminology. ये आपकी terminology जो है उसकी different definition, अगर वो कुछ और समझता है उस चीज से तो वो भी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। फिर आता है आपका फॉल्टी ट्रांसलेशन। अगर आपका ट्रांसलेशन ही फॉल्टी है, मोस्ट ऑफ अस आर मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल क्या होता है? जिन लोगों को एक से ज्यादा भाषा आती है उनको हम मल्टीलिंगुअल बोलते हैं। कि लिंगुअल का मतलब लिंगुअल या लिंग्विस्टिक, या ये जब यहाँ पे LINGUAL, ये जो लिंगुअल शब्द है ये यूज होता है, इसको लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। तो कोई भी कहीं पर भी ये शब्द है लिंगुअल, इट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअल मतलब जो मल्टीपल भाषा जानते हैं। तो मोस्टली हम लोग मल्टीलिंगुअल हैं। एक हमको हिंदी, अंग्रेजी, कुछ लोगों को अपनी जो गांव की भाषा होती है वो भी आती है, नहीं तो मोस्टली लोगों को हिंदी, अंग्रेजी, या फिर अगर आप असम से हैं तो असमीज और अंग्रेजी एक शब्द, एक सॉरी लैंग्वेज है जो कॉमन है। उसके अलावा जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है या जो आपकी मदर टंग है, जो आपने बचपन से सुनी है, बोली है, जो पहली भाषा आपने सीखी है, तो यूजुअली हम लोग मल्टीलिंगुअल होते हैं। हम सिर्फ एक भाषा नहीं, एक से ज्यादा भाषा जानते हैं। वी यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस व्हाइल डीलिंग विद डिफरेंट पीपल। ये भी बात सही है कि आप जिस तरीके के, अगर आप अपनी जगह के इंसान से मिले हैं तो आप अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है वो यूज करेंगे, नहीं तो आप हिंदी यूज करेंगे। जैसे दिल्ली में मोस्टली हिंदी यूज की जाती है। अगर आप कोई साउथ इंडिया से आपको मिल गया या कोई बाहर से फॉरेन कंट्री से मिल गया तो शायद आप इंग्लिश यूज करेंगे। Sometimes we need to translate the message into another language which needs a high level of linguistic growth. But हमारी मदर टंग तो हमारी जो भी हिंदी है या लेट्स से जो भी आपकी भाषा है, जैसे मेरी हिंदी है, पर मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, पर मेरे को इतनी अंग्रेजी नहीं आती या इतनी अच्छे तरीके से नहीं आती कि शायद जिसने जो इंग्लैंड में पैदा हुआ है उसके लेवल की आती हो। चलो अंग्रेजी तो मुझे फिर भी आती है, मेरा सब्जेक्ट है। मान लो मैं स्पेनिश भी जानती हूँ तो थोड़ी थोड़ी मुझे स्पेनिश आती है, पर अगर मैं कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे पता है कि सामने वाला हिंदी अंग्रेजी नहीं बोलता, वो तो स्पेनिश बोलता है, तो मैं अपनी टूटी फूटी स्पेनिश में उसको ट्रांसलेट करके कुछ उसको बोल दूंगी। और हो सकता है जो मैंने ट्रांसलेट किया है, जो मैंने अपने साइड से जिस तरीके से उसको स्पेनिश में कन्वर्ट किया है वो गलत हो, या उसका कोई सटीक वो ना बैठे और उससे कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए।
है ना। फॉल्टी ट्रांसलेशन, जो गलत ट्रांसलेशन है, सटीक ट्रांसलेशन जो नहीं है, या अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग। अप्रोक्सीमेट मतलब मोटा मोटा अंदाजा लगा लेना, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए वर्ड्स की, ना कि अप्रोक्सीमेट चाहिए। अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। समटाइम्स द स्पीकर डज नॉट मेक एनालिसिस ऑफ द ऑडियंस बिफोर द डिलीवरी, दिस स्टेट इज टर्म्ड एज सिमेंटिक। तो कई बारी ये भी होता है कि आप ढंग से आकलन नहीं कर पाते कि आप क्या बोल रहे हैं, आपके शब्द क्या आपको चूज करना चाहिए, और इससे सिमेंटिक नॉइज क्रिएट हो जाती है। फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कई बार क्या होता है कि छोटी सी बात है, उसको आप प्रॉपर एक ब्रीफ तरीके से कह सकते हैं, पर आपको ज्यादा ही एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जैसे गांधी जी पे भाषण देना है, पर हम नेहरू पे भी चले गए, आगे क्या हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, और फिर साउथ अफ्रीका, फिर आगे उसका कॉन्टेक्स्ट, फिर नेल्सन मंडेला, बात कुछ और कहनी थी, राइट। कुछ कुछ बहुत सिंपल सा मैसेज था और इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर दिया। उससे जो रिसीवर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जैक्टली बात क्या कहना चाह रहा है, तो पॉइंट क्या है ना। पर मैडम इतनी सारी आपने क्लास में बात करी, पॉइंट क्या था, पॉइंट तो फिर पॉइंट वाइज जो इंफॉर्मेशन थी, अगर आप ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, जितनी आपको समझाने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी ठीक है, पर अगर आप ज्यादा बोले तो उससे इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। कई बारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एक्चुअली बात जो कन्वे करनी थी, जो मीनिंग कन्वे होना था, वो हुआ कि नहीं हुआ। फिर इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, है ना। अगर आप लैंग्वेज ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं, जो अगर आपकी वोकैबुलरी बड़ी छोटी है, अंग्रेजी में स्पेशली हमको ये कहा जाता है ना, हिंदी तो हम सबको आती है, अंग्रेजी में होता है कि वोकैबुलरी बड़ी लिमिटेड है। वोकैबुलरी मतलब जो आपका शब्दकोश होता है ना, जो आपकी जो सारी वर्ड्स हैं, जितने आप वर्ड्स अंग्रेजी में जानते हैं, कई बार कोई वर्ड होता है जो सटीक बैठता है किसी चीज के लिए, है ना। जैसे कि स्माइल करना, स्मर्क करना भी एक तरीके का स्माइल करना ही होता है ना। स्मर्क मतलब ऐसे एक तरफ से स्माइल करना ना, जिसमें थोड़ा सा व्यंग्य हो, है ना, उस तरीके की स्माइल। पर आपको स्मर्क शब्द ही नहीं पता, तो आप क्या कहेंगे, वो अजीब तरीके से स्माइल कर रहा था, क्योंकि आपको सटीक शब्द नहीं पता है। इससे भी अगर आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी वोकैबुलरी जो है वो लिमिटेड है, और आपकी जो शब्दकोश है वो छोटा है, उससे एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। या आपने वर्ड्स जो हैं गलत तरीके से चूज किए, पुअरली चोजन वर्ड्स कैन लीड टू रॉन्ग मीनिंग, वो एक गलत मीनिंग बना देता है। सिमेंटिक्स क्या है, मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग, कि मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है। अगर मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग गलत हो जा रही है तो वो सिमेंटिक नॉइज बन जाता है। मोर ओवर वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना। अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग परिवेश में वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट सूट द ओकेजन, अगर वर्ड्स आपके ओकेजन को सूट नहीं कर रहे हैं तो वो भी सिमेंटिक नॉइज, मतलब मीनिंग निकालने में डिफिकल्टी क्रिएट करता है, नॉइज क्रिएट करता है। फिर आपका आता है कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें बहुत सारे इंटर कल्चरल ये जो आपके डिफरेंसेस हैं, इसके वो एग्जांपल्स आपसे पूछ सकते हैं, या जो एग्जांपल्स उन्होंने पैसेज में दी होंगी वो आपको लोकेट करने को बोलेंगे कि यहाँ पे कहाँ इंटर कल्चरल डिफरेंसेस आ रहे हैं। कल्चर इज द बिहेवियरल फीचर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, कल्चर जो है वो एक बिहेवियर का फीचर होता है। इट इंक्लूड्स सोशल बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम्स ऑफ द ग्रुप। एवरी ग्रुप has its own characteristics such as speech, आपका speech क्या है, आपका writing style क्या है, language, festivals, cuisines. The differences often lead to miscommunication. जैसे कि cultural difference, अब एक बहुत important cuisine को लेके मुझे याद आया। कई बार क्या होता है कि कोई अंग्रेज आया है आपके घर में, आपके ऑफिस में कोई अंग्रेज नया आपका कोलीग है, और आपने उसको डिनर पे घर पे बुला लिया कि अरे तुम घर आना मेरे डिनर पे। और ऑब्वियसली अब उसके कस्टम में क्या है, उसके कल्चर में क्या है, उसके कल्चर में क्या होता है कि वो एक वाइन की बोतल लेके जाते हैं जब आप, या किसी बहुत इस तरीके से नहीं देखा जाता कि आप उसको किसी के घर लेकर जाएं। हमारे घर में क्या मिठाइयाँ, फ्रूट्स, ऐसी चीजें जनरली लेकर लोग जाते हैं, इस तरीके का सामान, कि या ड्राई फ्रूट लेकर जाएंगे या कुछ इस तरीके का, कि अगर आप किसी के घर में डिनर पे गए हैं। और अगर मान लीजिए हमारी जनरेशन में तो शायद फिर भी लोग समझ जाएंगे, पर प्रीवियस जनरेशन उनको बड़ा अटपटा लगेगा कि ये क्या लेकर आ गया, अरे ये तो शराब लेकर आ गया। तो
हालांकि उनके कल्चर में वो एक अच्छी चीज है, वो इट्स अ वेरी काइंड जेस्चर, इट्स अ नाइस थिंग टू डू व्हेन यू go to somebody else's dinner, or you're invited to somebody else's place. But in our culture, in the Indian culture, it is completely I mean it's not polite, वो rude consider किया जाता है कि ये क्या हो गया है। या फिर एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे हमारे यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि जब हम फॉर्मल किसी औरत से औरत आदमी मिल रहे होते हैं, क्योंकि जेंडर्स का थोड़ा सा ज्यादा हमारा सेग्रीगेशन है और एक अलग तरीके का कल्चर है, तो हम जनरली क्या करते हैं, आदमियों से आदमी तो हाथ मिला लेते हैं, पर औरतें क्या करती हैं, औरतों को नमस्कार कर देते हैं, कि वो हैंडशेक हम इतना प्रॉपर नहीं समझते हैं। थोड़ा अर्बन एरियाज में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो मे बी होता भी होगा, बट रूरल जो गांव इस तरीके की गांव देहात है, वहां पे ऐसा नहीं होता कि आदमी औरतों से एकदम हाथ मिला रहे, वो हम अपने हाथ जोड़ के ऐसे नमस्कार करते हैं। तो उस तरीके की चीजें भी, एकदम से किसी से हाथ मिला लेना या किसी को वाइन प्रेजेंट कर देना, किसी को ब्रांडी की बोतल दे देना, इस तरीके की चीजें जो है कल्चरल डिफरेंसेस हैं जो एक गलत मीनिंग लगा लेती हैं। कई बारी मैंने सुना था, एक बहुत सीनियर किसी प्रोफेसर ने मुझे बताया था कि वो किसी गांव में किसी ट्राइबल जगह पे गए और उन्होंने कोई पर्टिकुलर चीज, उनको सारा खाना भोजन उनको उनके सामने दिया गया और उसमें से कोई एक पर्टिकुलर आइटम उनको नहीं पसंद आया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा। तो उनको बहुत बुरा लगा, जो लोग उनको होस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके कल्चर में ये नॉर्म था कि जो आपको दे दिया जाए वो आपको खाना चाहिए, अगर आप नहीं उसको मना कर दे रहे हैं तो वो जो आपका उसकी तौहीन हो जाती है। हमारे यहाँ ये भी होता है, आपने, इट्स फनी, पर आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आप किसी के घर जाते हैं तो आप कुछ आपको सर्व होता है, मान लो कोई मिठाई दे रहा है या आंटी अंकल या कोई दे रहे हैं, तो आप पहले नाना नाना करते हैं, नहीं आंटी नहीं, थैंक यू नहीं, थैंक यू नहीं, तो 2-3 बारी मना करके फिर आप फाइनली एक्सेप्ट कर देते हैं। जनरली ऐसे हमारे यहाँ होता है कि एकदम से किसी चीज को लाओ, ये भी दे दो, ये खाना है, हाँ वो भी खाना है, ये भी खाना है, ऐसे नहीं कहते, उसको अच्छा नहीं माना जाता। कि एक दो बारी आप रिफ्यूज कर दे, फिर भी अगर आपका जो होस्ट है वो आपको इंसिस्ट करे बार बार, तो आप उस चीज को ले लें अगर आपको वो पसंद आ रही है। तो पहली बारी रिफ्यूजल इज सॉर्ट ऑफ कंसिडर्ड टू बी गुड, कि आप एकदम से गए हाँ मैं ये भी खाऊंगा वो भी खाऊंगा, वो अच्छा नहीं माना जाता। और ये कल्चर है जो अंग्रेज या प्रोबेबली बाहर के लोग जो फॉरेनर्स हैं वो नहीं समझते, उनको लगता है कि अगर किसी चीज के लिए मना कर दिया ठीक है। हमारे यहाँ पे इंसिस्टेंस का एक वो है, खाना खाने में भी अगर आप एक रोटी एक्स्ट्रा मांग, मतलब जनरली क्या होता है, आप किसी के यहाँ जाते हैं तो आप उनको एक दो एक्स्ट्रा कोई रोटी, या अगर आप जो भी सर्व कर रहे हैं वो आप इंसिस्ट करते हैं बार बार कि आप प्लीज ले लीजिए, नहीं अरे ले लीजिए ना, खा लीजिए, अरे इतना तो हो जाएगा। ऐसा कल्चर बाहर हमने वेस्टर्न जो सोसाइटी है उसमें नहीं देखा है। वो बहुत इस तरीके से डायरेक्ट है कि उनको चाहिए तो वो हाँ ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं रहता कि आप बार बार इंसिस्ट करें, वो आपसे बार बार पूछेंगे भी नहीं। कई बार हम चाहेंगे एज इंडियंस कि वो हमसे फिर से पूछ लें एक बार कि उन्होंने बड़ा अच्छा केक बनाया, आपने पहली बारी में नहीं नहीं कर दिया, तो वो उठाकर ही ले गए, है ना। तो इस तरीके के जो कल्चरल डिफरेंसेस है, उनको क्या लगा कि आप मना कर रहे हैं, उनको नहीं पता। अगर आपका कल्चर का कोई इंसान होगा तो उसको पता होगा कि एक दो बारी और पूछ लेना है। अगर उसको पहली बारी इंसान शर्माया, दूसरी बारी या तीसरी बारी में उसने इंसान ने जो भी चीज थी वो ले ली, उठा ली, एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, बहुत एग्जांपल्स हो गए। देयर आर डाइवर्स कल्चर्स इन डिफरेंट रीजन्स, ईच कल्चर फॉलोज इट्स ओन कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, बिलीफ्स, लैंग्वेजेस। पीपल नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर फॉर के लिए अक्सर माइग्रेशन होता है। दे नीड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, लेकिन वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स, वर्ड्स के भी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे इंसिस्टेंस, बार बार प्लीज ले लीजिए, प्लीज ले लीजिए, इसका डिफरेंट मीनिंग है हमारे कल्चर में, बाहर के कल्चर में कोई कहेगा कि कोई वो करेगा ही नहीं, है ना। The same category of words, signs, signals, symbols, gestures, actions mean differently to people belonging in different cultural regions or cultural backgrounds. These cultural differences lead to communication failure, या इससे communication failure या miscommunication हो सकता है। फिर आपका आ जाता है रिलीजन। रिलीजन में भी कई ऐसी चीजें होती हैं कि मैंने सुना है, ऐसा मुझे पता नहीं, कि किसी रिलीजन में कई बार शीशा टूटना अच्छा मानते हैं, किसी रिलीजन में कहेंगे कि शीशा टूटना तो बहुत ही खराब चीज होती है। तो रिलीजन में भी अलग अलग कोड्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं उनके। कुछ लोग के यहाँ पूजा पाठ होता है, जैसे बंगाली जो कल्चर है, या रिलीजन तो नहीं है, एक तरीके से वो कल्चर है कि उसमें नॉनवेज का बहुत, पूजाओं में नॉनवेज का बहुत ट्रेडिशन है, होता है। कई कल्चर्स में, कई रिलीजन्स में नहीं होता है ना, वो प्योर वेज
अपना वो फॉलो करते हैं। तो इस तरीके के रिलीजन के भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे ड्रेस का भी रिलीजियसली क्रिश्चियन वेडिंग्स होती हैं उसमें आप एक प्रॉपर ड्रेस पहन सकते हैं, और इंडियन वेडिंग्स में यूजुअली आप ऐसा नहीं रहेंगे कि लड़की ड्रेस पहन के आ गई एज अ ब्राइड, है ना, शायद आगे पीछे हो सकता है वो, पर जिस दिन शादी है उस दिन आप प्रॉपर अपना जिस तरीके का आपका रिलीजन अलाउ करता है उस तरीके का अटायर पहनेंगे, आपका सोशल बिहेवियर उस तरीके का होगा, उस तरीके। एथनोसेंट्रिज्म, अच्छा एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है? एथनो मतलब कोई एथनिक ग्रुप, है ना, किसी कोई पर्टिकुलर कल्चर रिलेटेड, ठीक है, जैसे किसी का मराठी कल्चर है, किसी का बंगाली कल्चर है, कोई अपने अपने एथनिक ग्रुप्स होते हैं। एथनोसेंट्रिज्म इज द स्टेट व्हेन द मेंबर्स ऑफ वन एथनिक ग्रुप consider themselves superior to the members of the other group and think that they should be given preference or precedence over the other। कई बार ऐसा होता है, ऐसा हो मतलब ये क्लीशे है एक, ये बात जरूरी सबके लिए अप्लाई नहीं होती, बट एक जनरल आइडिया ऐसा है कि जो बंगाली होते हैं, सॉरी अगर आपके यहाँ पे क्लास में कोई बंगाली, बट एज जनरली ये आइडिया है कि बंगाली अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, अपने आप को बड़ा वो समझते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट, टैगोर की किताबें पढ़ रखी हैं और बाकी सारे कल्चर्स को तो कुछ आता नहीं है। तो इस तरीके की का जो विश्वास है कि इस तरीके के का जो आपका अगर एटीट्यूड है तो वो रिजिडिटी पैदा करता है। उससे क्या होता है कि आप एक रिजिड इंसान बन जाते हैं, आपको ऐसा लगता है इसको कुछ नहीं पता, इससे कुछ नहीं आता, या हमारा कल्चर तो बहुत ज्यादा अच्छा है, या उसका कल्चर तो बहुत ज्यादा खराब है, या वो तो अपने कल्चर को पता नहीं क्या ही समझता है। तो इससे एक बैड इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और जो कम्युनिकेशन है वो हिंडर हो जाता है, वो कम्युनिकेशन ठीक से फ्लो नहीं कर पाता अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी ऐसी आइडियाज। रूल्स एंड रेगुलेशंस, फॉर्मल कम्युनिकेशन नीड्स टू फॉलो सर्टेन फॉर्मेलिटीज, जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ गाइडलाइंस बताती है कि एम्प्लॉयज को किस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस से behave करना है, communicate करना है। The rules restrict communication of certain messages and sometimes the employees does not communicate certain messages because of these rules. Sometimes these rules and regulation affect the flow of communication. The message passes from one employee to the other and reaches the final recipient after few transactions. कई बार ये जो मैसेज होता है वो बार बार मतलब एक मैसेज था बीच में 3-4 लोगों के बीच में गया तो उसमें कुछ कंटेंट लॉस भी हो जाता है, और जो फाइनल रिसीट जो इंफॉर्मेशन की करता है वो जो रिसीवर होता है उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कई बार रूल्स की वजह से कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के मान लो कुछ ऐसे रूल्स हैं कि ये इंफॉर्मेशन नहीं बतानी, वो नहीं बतानी, तो जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आई थी जो पूरी थी उसको कट डाउन कर दिया जाता है, उसको एडिट कर दिया जाता है, वो फाइनल पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होती। ये जनरली ओरल कम्युनिकेशन में होता है। दिस स्टेट्स लीड्स टू मिसकम्युनिकेशन, इससे मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। मैकेनिकल कई बार फेलियर्स हो जाते हैं। मैकेनिकल वो फेलियर्स वही आपका जो स्पीकर है, माइक है, फोन है, अगर आप ये ऐसा मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो उसमें अगर प्रॉब्लम हो तो। स्ट्रैटेजीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन अब क्या है? अच्छा ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजीज ऑफ कम्युनिकेशन, इसको हम ये भी कहते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आदमी था फ्रांसिस जे बर्जिन, BERGIN, ठीक है, फ्रांसिस जे बर्जिन करके ये था। He has advocated 7 C's to make oral and written communication effective। तो वो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे, What are the 7 C's of effective communication? तो 7 C's क्या है? 7 C हैं ये शब्द जो C से शुरू होते हैं। कंप्लीटनेस, पहले तो जो मैसेज है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, मैसेज जो है आधा अधूरा मैसेज नहीं होना चाहिए। तो जो स्पीकर है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मैसेज है वो पूरा कंप्लीट तरीके, वो कुछ भी कहे किसी भी तरीके से समझाए पर जो मैसेज है वो कंप्लीट हो जाए, है ना, पूरी तरीके से समझ में, आधा अधूरा मैसेज ना हो। इसमें क्या है 5 W's जो है वो पूरे हो जाए कि जो लिसनर है उसको व्हाट पता हो सिचुएशन के बारे में, व्हाई पता हो, व्हेन पता हो, वेयर पता हो, हु पता हो, सारा ये चेक हो जाए कि उसको सब कुछ समझ में आ गया है, मैसेज कंप्लीटली कन्वे हो गया है। फिर कंसाइसनेस, कंसाइस मतलब ब्रेविटी, छोटा, जितना छोटे तरीके से, जितना कम वर्ड्स को यूज करके आप मैसेज को प्रॉपरली और अच्छे से कन्वे कर सकते हैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो पहले तो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट हो इसका मतलब ये नहीं कि मैसेज बड़ा लंबा हो, जितना आप छोटा रख सके, उसको कंसाइज रख सके, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्लैरिटी, ठीक है, क्लियर है मैसेज की नहीं है, कि कितने आपके वर्ड्स जो है, क्लैरिटी, आपकी थॉट्स की कितनी क्लैरिटी है। कोई भी कई बार आप कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, कोई थ्योरी समझा रहे हैं, तो आपके दिमाग में खुद उसकी क्लैरिटी अच्छे से, वो बोलते हैं ना कि पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए अच्छे से समझना जरूरी होता है। और अगर आपको कोई चीज अच्छे से समझनी है तो उसको किसी को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि तब आप सोचने लगते हैं कि क्या इसमें इसकी कितनी क्लैरिटी है, आपको कितनी क्लैरिटी उसकी आ रही है। धीरे 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 आप उसको अपने दिमाग में वो जो थॉट है उसको क्लियर कर लेते हैं, कि क्लैरिटी आपको थॉट की और एक्सप्रेशन की आ जाए, उसके बाद आप उसको कन्वे करते हैं, तो उससे आपके दिमाग में भी जो कंफ्यूजन था किसी चीज को, अगर आपको क्वांटम फिजिक्स समझनी है या रॉकेट साइंस समझनी है, कुछ भी कोई डिफिकल्ट चीज समझनी है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसको अगर आप समझाने निकले तो आपके दिमाग में पहले क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से आप उसको फॉर्म करेंगे, आगे उसको कन्वे करेंगे। तो वो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके थॉट्स की और एक्सप्रेशन की क्लैरिटी। फिर आता है करेक्टनेस। The term correctness denotes correct language, grammar, accurate facts and figures. ठीक है, आप कोई चीज समझा रहे हो तो उसमें करेक्ट आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपका ग्रामर करेक्ट होना चाहिए, आपके फैक्ट्स और फिगर्स, ये नहीं कि आपने कुछ भी बता दिया, अरे 1000 लोगों, ऐसे हम अक्सर करते हैं ना कि किसी ने कहा कि कोई ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 1000 लोग मर गए, किसी ने कहा अरे कई हजार मर गए, किसी ने कहा अरे 10,000 मर गए, कुछ भी, तो आपको वो गलत इंफॉर्मेशन है ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपके फैक्ट्स और फिगर्स, आपकी ग्रामर, आपकी लैंग्वेज सब क्लियर होनी चाहिए। मैसेज शुड बी करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, आपका मैसेज हर एक तरीके से करेक्ट होना चाहिए। द कम्युनिकेटर शुड चेक फॉर एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स, पहले ही आप चेक कर लें कि आपके जो फैक्ट्स है वो एक्यूरेट है, आपकी लैंग्वेज सही है, आपका ग्रामर सही है, बिफोर इट्स ट्रांसमिशन, आगे ट्रांसमिट मैसेज करने से पहले। द मैसेज शुड बी एरर फ्री टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, सॉरी। समटाइम्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर द मैसेज, कई बार ग्रामर की मिस्टेक्स हो जाती है, कम्युनिकेटर की क्रेडिबिलिटी जो है, कम्युनिकेटर पे जो विश्वास है वो लूज हो जाता है, तो करेक्ट होना चाहिए। फिर आते हैं कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीट मतलब एक सॉलिड आपका आइडिया होना चाहिए। कॉन्क्रीट मैसेजेस आर स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, डेफिनेटिव, क्लियर एंड विविड, कि आपका एक पर्टिकुलर कॉन्क्रीट, आपने एक सॉलिड थॉट किसी को दिया है, वेग नहीं है, ठीक है, तो वो कॉन्क्रीट है। फिर आता है आपका कंसिडरेशन, कि आपका सामने रिसीवर कौन है, वो एक कंसिडरेशन होना चाहिए, वो आपका दिमाग में आपको ध्यान में होना चाहिए, कंसिडरेशन में होना चाहिए कि आप किसके सामने बोल रहे हैं। अगर आपको मान लीजिए आप फिजिक्स के टीचर हैं, या आप फिजिक्स के कोई बहुत नॉलेजेबल इंसान है, या लेट्स से आपको इंडियन पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से आती है, तो आप कोई पॉलिटिक्स के बहुत बड़े जानकार हैं, तो आप पॉलिटिक्स के बारे में अगर अपने किसी साथ के इंसान को बताएंगे तो शायद आप इतना डिटेल में जाकर नहीं समझाएंगे, है ना। अगर आप किसी छोटे बच्चे को पॉलिटिक्स समझाने जाएंगे तो आप वो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते जो आप जनरली किसी कोलीग से करेंगे। आपको सामने वाले बच्चे को ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सामने बच्चा छोटा है, इसे कुछ भी नहीं पता, तो इसको आप एक किस तरीके से कॉम्प्लेक्स थॉट बता सकते हैं। या अगर आपको, आप किसी रिक्शे वाले से बात कर रहे हैं, है ना, उसको आपको पैसे के बारे में या बैंकिंग के बारे में कुछ बताना है, तो आप वो टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज कर सकते, वो तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप उसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझा सकते हो। आपको दिमाग में ये रखना चाहिए कि आप बात किससे कर रहे हैं, है ना। अगर आप किसी बहुत ज्ञानी ध्यानी से बात कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझाने की और बच्चों की तरह उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप सीधे पॉइंट पे आ सकते हैं। पर अगर आप किसी बच्चे को समझा रहे हैं और किसी भी तरीके की बात, जैसे कि मान लीजिए आपको मोबाइल फोन्स की टेक्नोलॉजी के बारे में समझाना है, तो किसी बच्चे को आप डिफरेंट तरीके से समझाएंगे, किसी अपने माँ बाप को आप डिफरेंट तरीके से समझाएंगे, किसी कंप्यूटर के ज्ञानी को आप डिफरेंट तरीके से समझाएंगे, है ना, रिक्शे वाले को अलग तरीके से समझाएंगे, किसी शॉपकीपर को अलग से समझाएंगे। तो ये आपका कंसिडरेशन है, ये आपका दिमाग में एक आपके वो थॉट है कि मैं किसके सामने बोल रहा हूँ और किस तरीके से मुझको मैसेज को आगे कन्वे करना चाहिए। द मैसेज शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर, जो रिसीवर है उसकी कितनी नीड है
और क्या उसका इंटरेस्ट है। जैसे बच्चे को किस तरीके से समझ में आएगा, बड़े को किस तरीके से समझ में आएगा, और किसी को किस तरीके से समझ में आएगा। The sender should look at the receiver's socio-psychological background, previous knowledge, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी कितनी नॉलेज होगी, उसके इमोशंस क्या है, उसकी सेंटिमेंट्स क्या है, उसकी नीड क्या। कई बार सेंटिमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप रिलीजन के बारे में अगर किसी बहुत रिलीजियस इंसान को भाषण दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वो बहुत उस बारे में टची है, वो बहुत इमोशनल है। तो आपका मैसेज अगर इफेक्टिवली कम्युनिकेट होना है, अगर आपको इफेक्टिवली उसको बात कहनी है, तो आपको बहुत प्यार से या कुछ इस तरीके से शब्द यूज करने पड़ेंगे जो उसको एकदम हर्ट ना कर जाए। तो ये सारे कंसिडरेशंस होते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आप दिमाग में रखते हैं। तो गोल्डन रूल क्या है? फर्स्ट अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड शुड बी फॉलोड। द सेंडर शुड प्लेस हिमसेल्फ इन द रिसीवर्स पोजीशन। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आप कंसिडरेशन कैसे रखें, तो आप पहली बार आप उसके हिसाब से सोचें कि अगर आप वो इंसान होते तो आप कैसे उसको चीज को समझ पाते। अगर आप वो रिलीजियस इंसान होते जो बहुत पूजा पाठी होता कि वो कुछ ऐसा नहीं सुन सकता कि उसको बुरा लग जाए, तो आप किस तरीके से उसको उस मैसेज को ग्रहण कर पाते, आप उसको कैसे रिसीव कर पाते कि आपको बुरा ना फील होता। तो उस तरीके से, या कोई छोटा बच्चा आपको उसको कोई बहुत बड़ी सी बात समझानी है, रॉकेट साइंस समझानी है या कुछ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझाना है, तो आप पहले अपने आप को उस पोजीशन में रखते कि अगर मैं छोटा बच्चा होता तो मुझे किस तरीके से समझ में आता, तो वो इसको इजी कर देता है। ठीक है। और पोलाइट, इसमें आप जितना पोलाइट हो जाए, है ना, वो अच्छा होता है। कर्टसी इज योर पोलाइटनेस, राइट। जितना आप फ्रेंडली, हेल्पफुल, पोलाइट हो, उतना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होता है। उससे जो दूसरा इंसान होता है उसके दिमाग में जो भी आपके लिए, अगर पहले से कोई प्रेजुडिस है, पहले से उसने कोई ओपिनियन बना रखी है, पहले से अगर वो डिफेंसिव है किसी चीज में, जैसे पॉलिटिक्स में अक्सर ऐसे होता है ना कि अगर आप रूडली बात करें तो दूसरा इंसान बिल्कुल डिफेंसिव हो जाता है, फिर वो अपनी बात पर जाता है, आप अपनी बात। पर अगर आप प्यार से बात करें, उसको पोलाइट तरीके से बोले, तो वो ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाता है। सारी बातें शायद वो आपका ना समझे या उसको ना माने, पर फिर भी वो जितना अगर रूड होंगे उससे ज्यादा एक्सेप्टेबल मैसेज तब होगा जब आप पोलाइटली प्यार से बात करेंगे, राइट। सो ये तो सब बातें बहुत ऐसे सुनने में इजी लगती है, पर आपको सब चीजों का मीनिंग पता होना चाहिए। और ये 7 सीज तो आपको मतलब रटे होने चाहिए, वो कभी भी पूछ लेंगे 7 सीज में इसका क्या मतलब है, कर्टेसी कहाँ यूज हुई है, पैसेज दे देंगे आपको, कंसिडरेशन का एक एग्जांपल दीजिए, इस तरीके से दे माइट जस्ट आस्क यू। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसको स्टार्ट तो एटलीस्ट कर देते हैं। जितना इम्पोर्टेंट बोलना है ना, स्पीकिंग है, उतना ही इम्पोर्टेंट लिसनिंग भी है। क्योंकि मैसेज जो है वो एक तरफ तो एनकोड होता है, एक तरफ तो आप उसको मैसेज को समझते हैं कि किस तरीके से आप कोड करेंगे, किस तरीके से उसको गठित करेंगे, एक तरीके से एक पैकेज उसका बनाएंगे और आप उसको दूसरे इंसान को देंगे। पर जो दूसरा इंसान वो जो पैकेज खोल रहा है वो भी उसको सही तरीके से खोले, तभी जाके जो मैसेज है वो ठीक से कन्वे होता है। तो लिसनिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ओके, लिसनिंग पे आ जाते हैं। लिसनिंग टू अदर्स इज एन एलिगेंट आर्ट। एक आर्ट होती है दूसरों को सुनना और समझना। इट इंक्लूड अब्जॉर्प्शन, कि आप ढंग से अब्जॉर्ब कर पाए। लिसनिंग पे भी एक क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद है, अभी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था उसके जो ABCD पार्ट्स थे लिसनिंग पे। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ पर जो बच्चे हैं, कोई पैसेज में बच्चे हैं, कहाँ पर पता चल रहा है कि वो अच्छे से लिसन कर रहे हैं, कि उन्होंने अच्छे से इफेक्टिव लिसनिंग करी है, राइट। It is the process of receiving and interpreting the received message. It includes the observation and comprehension of the message. It involves not only the hearing of the message but also includes the observation of body. अच्छा, listening में सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ कान से सुनते हैं, ऐसा नहीं है। आप एक्चुअली अपनी आंखों से भी सुन रहे हैं, क्योंकि आप उसके पूरे हाव भाव, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो आप मेरे हाव भाव देख रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशन देख रहे हैं, उससे भी आप ज्यादा बेटर मैसेज को समझ पा रहे हैं। तो लिसनिंग बिगिंस विद द फिजिकल हियरिंग ऑफ द मैसेज एंड टेकिंग मेंटल नोट्स। आप जो मेंटल नोट्स बना रहे हैं अपने दिमाग में, कोई भी जो मैं मैसेज अभी कन्वे कर रही हूँ वो सारा आपका लिसनिंग में आएगा। The listener also derives meaning from the body movements of the speaker. जो मेरे body movements है उससे भी आप कुछ ना कुछ मीनिंग समझ पाएंगे।
देन कई बार ऐसा होता है ना, कोई टीचर या स्टूडेंट, मतलब कोई भी, अगर आप फ्रेंड से भी बात कर रहे हैं, अगर वो आप कह रहे हैं कि कोई मेरा ये काम कर दो, और वो कहते हैं हाँ कर दूंगा, और उसकी आंखें ऐसे ऐसे रोल करती हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि वो करना नहीं चाहता, पर आप पे एहसान जता रहे हैं कि वो कर रहे हैं, है ना। अगर वो कहता है हाँ कर दूंगा स्माइल के साथ, तो मतलब वो रेडीली आपकी हेल्प करने को तैयार है। अगर वो आपकी पीठ थपथपा के कहे कि अरे यार कर दूंगा, डोंट वरी, तो इसका मतलब कि वो आपका सच्चा दोस्त है, और वो आपका एक्चुअली ज्यादा पोलाइटली और अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा है, वो आपको सच में हेल्प करना चाहता है। तो ये अलग अलग लेवल्स होते हैं, राइट। तो सिर्फ लिसनिंग जो है वो सिर्फ आपका कान से सुनना नहीं है, पूरा जो इंसान के बॉडी मूवमेंट्स है, उसके जेस्चर्स, उसके जो आप मेंटल नोट्स बना रहे हैं, वो सारा लिसनिंग में आता है। वो आपका मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन बन जाता है। जो कोडेड मैसेज है उसको आप मीनिंगफुली डिकोड करें, उसका मीनिंगफुली इंटरप्रिटेशन करें, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स क्या है? पहले तो आप हियरिंग इज जस्ट जो आपके कान में पड़ गया, जो आपको सुनाई दे गया। फिर उसको इंटरप्रेट करना स्टेप बाय स्टेप, जो आपको साउंड्स आ रही हैं उसको आप उनका कोई मीनिंग बनाएं। फिर आप उसको इवैल्यूएट करते हैं कि इसने जो कहा उसका मीनिंग तो ये है, पर इससे आपको फिर उसके पूरे हाव भाव से, पूरे उसके सिचुएशन के बैकग्राउंड से, कॉन्टेक्स्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है ना। तो उसका इवैल्यूएशन, उसके बाद आपका रिस्पॉन्डिंग, फिर आप उसका फाइनली उस पर एक रिस्पॉन्स देते हैं, एक तरीके से फीडबैक देते हैं कि अच्छा तो आगे ऐसा करते हैं। तो उससे आपका जो कम्युनिकेशन साइकिल है वो पूरी हो जाती है। और लिसनिंग के ये 4 स्टेप्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहले तो यू हियर, जो भी साउंड आ रही है आपके कान में पड़ रही है, दैट इज ऑलरेडी हियरिंग एंड लिसनिंग इज डिफरेंट, ये भी आ जाता है, ठीक है। हियरिंग एंड लिसनिंग, एंड हियरिंग नेक्स्ट उन्होंने टॉपिक ही दे रखा है। हियरिंग क्या होता है? जो भी आपके कान में बात चीज पड़ रही है। और लिसनिंग जिसपे आप ध्यान दे रहे हैं। तो अभी जैसे मैं बोल रही, अभी जैसे आप सुन भी रहे होंगे, तो आप एक तो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप हियर क्या क्या कर रहे हैं? मेरी आवाज सुन रहे होंगे। वहां किचन में अगर मम्मी कुछ बर्तनों से खटखट कर रही हैं, वो भी आप सुन रहे होंगे, आपको सुनाई दे रहा होगा। अगर फैन चल रहा है या एसी चल रहा है रूम में, तो एसी की आवाज भी सुनाई दे रही होगी, और फैन की आवाज भी सुनाई दे रही है। ये आपको सब सुनाई दे रहा है, पर आप लिसन किसको कर रहे हैं? आपका अटेंशन किस पे? हो सकता है आपका अटेंशन फैन पे हो सकता है आपकी अटेंशन मेरी आवाज पे हो। मतलब इंटेंशन तो यही है कि आपका अटेंशन अभी कायदे से मेरी आवाज पे होना चाहिए, कि आपको बाकी सब सुनाई दे रहा है, पर आपका ध्यान कहाँ केंद्रित है? लिसन आप किसको कर रहे हैं? आप टीचर को लिसन कर रहे हैं, जो आपका लेसन चल रहा है। और अगर आप कुछ और पीछे से मैच लगा रखा है, आईपीएल चल रहा है, उसमें क्या स्कोर चल रहा है, तो अगर आप उस पर ध्यान दे रहे हैं तो आप उसको लिसन कर रहे हैं। मेरी आवाज सिर्फ साउंड बन जा रही है, ठीक है। यू आर जस्ट हियरिंग माई वॉइस, बट देन यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, ठीक है। तो लिसनिंग एंड हियरिंग, दिस इज द डिफरेंस। लिसनिंग इज ऑफन थॉट टू बी सिनोनिमस विद हियरिंग। कई अक्सर हम सोचते हैं कि लिसनिंग और हियरिंग सेम चीज है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। लिसनिंग इज मोर देन हियरिंग। लिसनिंग क्या है? सिर्फ सुनने से ज्यादा है, सिर्फ हियर करने से ज्यादा है। हियरिंग रेफर्स टू द फिजिकल एक्ट ऑफ रिसीविंग साउंड सिग्नल। जो फिजिकली आप साउंड सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हैं, दैट इज हियरिंग। पर लिसनिंग क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। ये उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है लिसनिंग का। एंड हियरिंग इज ओनली अ फिजिकल एक्टिविटी, लिसनिंग इज बोथ फिजिकल एज वेल एज अ मेंटल प्रोसेस। क्योंकि फिजिकल तो आपके कान में वो साउंड आ रही है, पर मेंटल प्रोसेस क्या है कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। Listening includes the receiving, perceiving, interpreting, assessing and responding. ठीक है, listening में क्या है? पहले तो आप रिसीव कर रहे हैं, उसको परसीव कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको आकलन कर रहे हैं, और फिर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हियरिंग इज अ पैसिव प्रोसेस, बाय लिसनिंग इज एक्टिव। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हियरिंग जो है वो पैसिव है। पैसिव क्या होता है? कि जिसमें आप बहुत ज्यादा, आपका कोई एफर्ट नहीं जा रहा है, ठीक है। हियरिंग जो आपके कान में आवाजें पड़ रही है, उसमें आपको बहुत एफर्ट नहीं जा रहा है, वो तो खुद से पड़ रही है। पर लिसनिंग क्या है? वो एक्टिव है, जिसमें आप एक्चुअली पार्टिसिपेट करें अपने खुद से। वो लिसनिंग है जिसपे आप खुद से ध्यान दें, या जिसमें आप चूज करें कि आप ध्यान देना चाहते हैं, वहां पर लिसनिंग आ जाती है। हियरिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली। हियरिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होती है, और वो इनवॉलेंट्री है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जो आपके कान खुले हैं, तो जो जो आवाज कान में आएगी वो सब आप
हियर करेंगे, पर लिसन किसको करेंगे? जिस पे आप एक्चुअली ध्यान देंगे, जिसका आप आकलन करेंगे और जिस पर रिस्पॉन्स करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे. It does not require attentiveness of the hearer, but listening requires conscious involvement of the listener. Listening में आपको conscious involvement चाहिए होता है listener का. तो आज हम क्लास को यहीं छोड़ देते हैं, 3 बज गए हैं. Any questions that you would like to ask me? कोई ऐसे questions हैं जो आपके दिमाग में हैं, जो आप पूछना चाहते हैं? चैट बॉक्स में भेज सकते हैं मुझको, अदरवाइज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. आप अपने क्वेश्चंस मेरे आगे पुट अप कर सकते हैं. कोई अगर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ रहे हैं, उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन आया है कि नहीं समझ में आया, वो भी आप बेधड़क यहाँ पर मुझसे पूछ लीजिए कि मैम आज नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर उसका आंसर बता दूंगी. वैसे ऐसा कुछ यूजुअली होना नहीं चाहिए जो नहीं समझ में आए, पर अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास. एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मी, एनीथिंग यू वांट टू नो? कोई डाउट है? ठीक है फिर तो हम नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को मिलते हैं. ठीक है, थर्सडे, राइट? थर्सडेज एंड सैटरडेज, राइट? ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास थर्सडे की लेते हैं. आगे मैं कंटिन्यू करूंगी. ये आपका यूनिट 2 चालू हो गया बाय द वे. ठीक है, तो आप SOL का मटेरियल भी साथ साथ देखते रहिए, मैं भी देखते रहूंगी. I don't want to miss out on anything there. If I miss out on anything, you can very well tell me. Thank you guys. I'll see you next time on Thursday.